बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की आज शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की दो बड़ी खबरों के साथ। और सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की, जहां देर रात बैंक ऑफ इंडिया में आग लग गई है। टीम ने आग पर काबू पा लिया है। वहीं रायपुर में देर रात एक तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला जो डिवाइडर से टकरा गई। इसमें एक की मौत हो गई है जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। तो बैंक में आग, रोड पर मौत की रफ्तार, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देर रात दो बड़े हादसे हुए, उनकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भोपाल मध्य प्रदेश की पहली तस्वीर जहां पर आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में आग लगी है। वहीं दूसरी तस्वीर डिवाइडर से कार टकराई जिसमें एक की मौत, 3 लोग घायल हुए हैं। चलिए तो इन दो बड़ी खबरों के बारे में तफसील से आपको जानकारी दे दें। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां बैंक ऑफ इंडिया के बैंक में देर रात आग लगी। देर रात बताया जा रहा है कि मारवाड़ी रोड ब्रांच में यह आग लगी है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और टीम ने आग पर काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। ये तस्वीरें भी हम आपको देर रात की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया में आप देख सकते हैं किस तरह आधी रात अफरा तफरी का माहौल रहा। देर रात मारवाड़ी रोड ब्रांच में आग लगी। जैसे इसकी जानकारी मिली, दमकल टीम मौके पर पहुंची, दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारी सहयोगी नीलम से। नीलम, ताजा जानकारी क्या है, कैसे आग लगी और कैसे यह हादसा हुआ? नीलम, आप सुन पा रहे हैं? नीलम, फिलहाल नीलम से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कल रात की तस्वीरें हैं। मारवाड़ी रोड ब्रांच जो कि बैंक ऑफ इंडिया में, वहां पर देर रात आग लगी। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी थी। हालांकि समय रहते हुए आग पर काबू पा लिया गया। दमकल विभाग की टीम, गाड़ियां वहां पर पहुंची और तुरंत आग पर काबू पाया गया। ठीक है, और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारी सहयोगी नीलम से जो इस वक्त भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। नीलम, बैंक ऑफ इंडिया में देर रात कल आग लगी, अभी कैसे हालात है वहां पर? जी आकांक्षा, देखिए देर रात बैंक ऑफ इंडिया जो कि राजधानी भोपाल की मारवाड़ी रोड पर, वहां पर आग लगी थी। आग का जो कारण अभी तक सामने आया है उसके मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी और जो बैंक की सीलिंग होती है वहां पर आग लगी थी। हालांकि जो फायर की टीमें हैं वो वहां पर तत्काल ही पहुंच गई थी और एसी का डक्ट तोड़ करके फिर आग को बुझाया गया है। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया था, पर कितना नुकसान हुआ है बैंक को इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया जा चुका है। और चूंकि आग जो है देर रात लगी थी तो उस दौरान वहां पर कोई मौजूद भी नहीं था। वहां के गार्ड ने जो है आग लगने की सूचना और जिन आसपास के लोगों ने देखा, क्योंकि काफी देर रात ये आग लगी थी, तो उन लोगों ने दमकल की टीम को इसकी सूचना दी। उसके बाद तुरंत ही दमकल की जो टीमें हैं वहां पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पा लिया। तो जान की तो कोई हानि नहीं हुई है, पर माल की या बैंक की कितनी संपत्ति को नुकसान हुआ है इस बात का अंदाजा जब बैंक की पूरी टीम वहां पहुंचेगी उसके बाद ही लगाया जा सकेगा। आकांक्षा, नीलम, आप भी नजर बना के रखिएगा, ताजा अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो हमारी सहयोगी नीलम जानकारी दे रही थी। अब बढ़ते आगे बात कर लेते हैं रायपुर की। रायपुर में देर रात एक हादसा हुआ है। डिवाइडर से टकराने के बाद तेज रफ्तार कार डिवाइडर में टकराई और हादसे में कार ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हैं और इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि हादसा शंकर नगर रोड पर हुआ है। खमाडी थाने की पुलिस ने जांच की शुरुआत कर दी है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। ये कार इतनी तेज रफ्तार में थी कि खुद ही डिवाइडर से जा टकराई और इस दर्दनाक हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। चलिए, और जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी स्टार से जो इस वक्त हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। स्टार, ताजा अपडेट क्या है? 3 लोग जो गंभीर रूप से घायल थे उनकी हालत कैसी है और यह हादसा कैसे हुआ, कहां के ये लोग रहने वाले हैं, कुछ जानकारी मिल पाई आपको? देखिए, जो जानकारी मिली है ये चारों जो रहने वाले थे रायपुर के दलदल सिवनी क्षेत्र के रहने वाले हैं और इस हादसे में जो कार चालक है उसकी मौत हो गई है। अन्य 3 लोग जो घायल हैं, घायलों का इलाज जारी है, लेकिन स्थिति सभी की गंभीर बताई जा रही है। जो जानकारी मिली है उसमें जो एक महिला है उसको भी काफ़ी चोटें आई, साथ में जो 2 अन्य लोग हैं उनको भी अलग अलग जगह चोटें आई है और एक की शायद दिमागी हालत पे भी असर पड़ा है। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में सभी का इलाज जारी है और 24 घंटे के मेडिकल सुपरविजन में इनको रखा गया है।
ठीक है, आप ही नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो हमारे सहयोगी स्टार जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से कल देर रात यह हादसा हुआ है और अभी ताजा स्थिति कैसे है। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के कटनी और नरसिंहपुर इलाके में वनकर्मियों से मारपीट और गुंडागर्दी की 2 वारदातें सामने आई है। पहली घटना कटनी जिले के बरही थाने के कुआं गांव की, जहां जंगल से लकड़ी काटकर ले जाने से मना करने पर 3 युवकों ने वन विभाग के कर्मचारी को जमकर पीटा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वन विभाग का कर्मचारी अपनी गाड़ी में बैठकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गुंडागर्दी करते कमलेश, सुरेश और विजय नाम के 3 युवक उसकी वर्दी फाड़कर उसे गाड़ी से नीचे उतारते हैं और मारपीट करते नजर आ रहे हैं। गुस्साए युवकों ने वन विभाग की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। वन विभाग की शिकायत पर पुलिस ने तीनों युवकों के खिलाफ केस रजिस्टर किया है, साथ ही मामले की जांच भी की जा रही है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर कटनी मध्य प्रदेश की है, दूसरी तस्वीर नरसिंहपुर मध्य प्रदेश की है और यहाँ पर दोनों ही वारदातों में वनकर्मियों के साथ गुंडागर्दी की गई। आप देखिए किस तरह से भारी लोग, यहाँ पर भारी भीड़ लोगों की जमा है, अपनी कार में वनकर्मी बैठे हुए हैं। उसके बाद भी आप इनके हौसले देखिए कितने बुलंद है कि किस तरह से गाड़ी से घसीट करके उन्हें नीचे उतारा जाता है और फिर उनके साथ बदसलूकी मारपीट की जा रही है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नरसिंहपुर की तस्वीर। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर गुंडागर्दी की जा रही है और बताया जा रहा है कि दोनों ही वारदातों में वनकर्मियों पर जो हमला किया गया है उनके चेहरों पर, नाक पर गंभीर चोट आई है। और बड़ी बात यह है कि नरसिंहपुर में अब तक हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिला है, जबकि वीडियो भी वायरल हो रहा है तेजी से। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विकास, जिस वक्त कटनी से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, ताजा अपडेट क्या है? क्या कुछ कार्रवाई की गई जिन्होंने मारपीट की है वनकर्मियों के साथ? जी, मैं आपको बता दूं, ये जो वनकर्मी के साथ जो मारपीट की गई है वो 3 युवक थे, जो कि वनकर्मी सिर्फ लकड़ी काटने के मना करने पर अचानक ये 3 युवक उड़न दस्ता, जो कि वन का उड़न दस्ता होता है, उस पर पहुंचे हैं और गेट खोलकर जो वनकर्मी बैठा था चंचल पांडे, उनके साथ मारपीट करने लगे, छींकातानी करने लगी और गाड़ी में भी तोड़फोड़ की थी, जिस पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है इनको। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विकास। तो कटनी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, गिरफ्तार कर लिया गया है जितने भी ये आरोपी हैं जिन्होंने सरेराम इस तरह से मारपीट की है। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको नरसिंहपुर की दिखा रहे हैं और आप इन तस्वीरों को देख करके, नरसिंहपुर की तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने हौसले बुलंद है। इतना पीटा गया वनकर्मी को कि उनके नाक और चेहरे पर कितनी गंभीर चोट आई है। और बड़ी बात यह कि अब तक हमलावरों को सुराग नहीं मिला है, जबकि एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से दिन दहाड़े मारपीट की जा रही है वनकर्मियों के साथ। चलिए बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश की एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जो कि निवाड़ी जिले के तरीचार कला पावर हाउस की है, जहां ड्यूटी पर तैनात लाइनमैन रविंद्र कुशवाहा के साथ मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि भीतरी फीडर 11,000 केवी की लाइन का फॉल्ट चेक कर रहा था, तभी तरीचर के रहने वाले राघवेंद्र यादव और महिपाल यादव वहां पर पहुंचे। उन्होंने पिछले कुछ महीने की बिजली के बिल को लेकर रविंद्र कुशवाहा की जमकर पिटाई कर दी। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लाइनमैन के साथ मारपीट की शिकायत पर तरीचर पुलिस चौकी ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। तो कटनी और नरसिंहपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर वनकर्मियों के साथ मारपीट की गई है। वहीं ये दूसरी तस्वीर ओरछा की है जहां पर लाइनमैन से मारपीट की गई है। ये गए थे बिजली बिल की वसूली करने के लिए और वहां पर इनके साथ किस तरह की मारपीट की गई है बीच सड़क पर, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए और बात करते हैं खरगोन की। खरगोन वासियों के लिए राहत भरी खबर है, आज से कर्फ्यू में बड़ी राहत दी जा रही है। जी हाँ, अब सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक आज छूट रहेगी, सभी बाजार और दुकानें खुलेंगी। और एक खास जानकारी आपको दे दे, पेट्रोल पंप और परिवहन भी आज से चालू हो गया है, लेकिन धार्मिक स्थल अब भी बंद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, खरगोन वासियों के लिए राहत और अच्छी बड़ी खबर। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं खरगोन का, बात करेंगे हमारे सहयोगी शशिकांत से। शशिकांत, एक राहत भरी खबर, अभी तक हम देखते थे कि सुबह 8 बजे से कर्फ्यू में राहत दी जाती थी, लेकिन आज से सुबह 6 बजे से इसकी शुरुआत हो गई है और पेट्रोल पंप में भी छूट दे दी गई है। और क्या कुछ गाइडलाइन दिए गए हैं और आखिर प्रशासन ने ये बड़ा फैसला क्यों लिया? जी मैं बता दूं, कल जिस प्रकार से पूरे दिन खरगोन में कर्फ्यू लगाया गया था और इसके चलते जो है ईद सहित परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया का पर्व जो है लोगों ने अपने अपने घरों में मनाया था। जिस प्रकार से कल शांति देखी गई पूरे खरगोन शहर में, उसके बाद रात को
बैठक की गई और बैठक के बाद में यह निर्णय लिया गया कि आज जो है लगातार सुबह 6 बजे से शाम को 5 बजे तक इसमें लगातार 11 घंटे की छूट दी गई है। और इसमें छूट में सबसे बड़ी राहत यह दी गई है कि इसमें पेट्रोल पंप भी अब खुले जाएंगे, जिससे 24 दिन बाद जो है पेट्रोल पंप खुलेंगे। इससे व्यापारियों के साथ साथ में आमजन को भी इसमें राहत मिली है। इसके अलावा जो है बैंक, पोस्ट ऑफिस के साथ साथ में परिवहन को भी इसमें छूट दे दी गई। अब परिवहन जो है पूरी तरह से यहाँ पर शुरू हो चुका है। सुबह 6 बजे से ही कर्फ्यू में ढील मिलते ही लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए हैं। सबसे बड़ी राहत यही है कि आज जो है पेट्रोल पंप के साथ साथ में परिवहन को भी पूरी तरह से आवागमन की अनुमति दे दी गई है। वहीं अगर देखी जाए तो यहाँ पर अभी भी पुलिस फोर्स तैनात रहेगा। और आज और शांति समिति की बैठक में एक बड़ा निर्णय और भी लिया जा सकता है कि रात का कर्फ्यू पूरी तरह से हटाया जा सकता है। अगर इसी तरह से अमन और शांति का पैगाम अगर लोग देते रहेंगे तो दोनों पक्षों द्वारा जो है कल भी जो है एक एकता दिखाई गई थी। उसके बाद में आज कयास लगाए जा रहे हैं कि आज शांति समिति की होने वाली बैठक में यह निर्णय लिया जा सकता है कि रात का कर्फ्यू जो है पूरी तरह से लागू रहेगा, लेकिन दिन का कर्फ्यू पूरी तरह से हटाया जा सकता है। जी बिल्कुल, राहत भरी खबर है शशिकांत की। और जैसा कि आपने बताया कि उम्मीद की जा रही है कि आज शांति समिति की बैठक होगी, उसके बाद जो भी फैसला होगा आपके पास फिर से रुख करेंगे। शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते आगे, रुख करते कुछ दूसरी खबरों का। मध्य प्रदेश इस वक्त भीषण गर्मी में झुलस रहा है। प्रदेश के कई शहरों का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। राजधानी भोपाल में भी गर्मी का कहर तेज है। आसमान से ओले गिर रहे हैं, जिसका असर राजधानी की लाइफलाइन कहे जाने वाले बड़े तालाब पर भी पड़ रहा है। अप्रैल अभी खत्म हुआ है और मई की शुरुआत हो गई, लेकिन बड़ा तालाब सिमटने लगा है। जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान का असर भोपाल की लाइफलाइन कहे जाने वाले बड़े तालाब के जल स्तर पर भी पड़ रहा है। लगातार जो है भीषण गर्मी और तापमान बढ़ने के कारण भोपाल का जो बड़ा तालाब है उसका जल स्तर लगातार कम हो रहा है। और अभी जो रिकॉर्ड सामने आया है उसके अनुसार प्रतिदिन जो है 0.5 फीट जो है भोपाल का जल स्तर बड़े तालाब का लगातार कम हो रहा है। और ये अभी जो है अप्रैल और के महीने और मई के महीने की शुरुआत में ये जो है दृश्य सामने आ रहा है। और अभी पूरे मई और जून के महीने भर इस तरह के गर्मी और इस तरह का तापमान जो है दिखाई देगा। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज़ी से भोपाल की लाइफलाइन कहे जाने वाले बड़े तालाब का जलस्तर कम होगा। और इसी बड़े तालाब से जो है जनता के लिए जो है यूज़ का पानी जो है नगर निगम भोपाल सप्लाई करता है। और उसके साथ ही अन्य कार्यों में भी भोपाल के इस बड़े तालाब के पानी का उपयोग होता है। और ऐसी स्थिति में यदि इतनी तेज़ी से तालाब सूखेगा तो निश्चित ही आने वाले समय में चिंता का विषय है। भीषण गर्मी के कारण लगातार जल स्तर कम होना चिंता का विषय है। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ा तालाब की तस्वीरें हैं जिसे भोपाल का लाइफलाइन कहा जाता है। जी हाँ, और जैसा कि हमारे सहयोगी रिपोर्ट दे रहे थे विवेक पटैया की, किस तरह से भीषण गर्मी के बाद जो दायरा है बड़ा तालाब का अब वो धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। ऐसे में सबसे यही अपील कि भीषण गर्मी है, अपने आप को आप बचा करके रखें और जो तालाब है, पानी है जितना भी, उसका उपयोग अगर जरूरी है तभी आप कीजिए, फालतू वेस्ट मत कीजिए। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, शिवराज कैबिनेट की आज जो है बैठक होने जा रही है और माना जा रहा है कि आज की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। जो बड़ा प्रस्ताव है, सहकारी संस्थाओं को बिना ब्याज के फसल ऋण की नुकसान राशि देने पर चर्चा की जाएगी। सहकारिता विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके साथ मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना 2022 पर भी चर्चा हो गई। 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने की भी अनुमति मिल सकती है। यानी कि आज का दिन बेहद खास। शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली। कई बड़ी जो योजनाएं हैं, प्रस्ताव है, उनको आज हरी झंडी मिल सकती है, मंजूरी दी जा सकती है। तो सहकारिता विभाग आज एक खास प्रस्ताव भेजेगा। मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना 2022 पर चर्चा होगी। किस तरह से इसका क्रियान्वयन किया जाए, किस तरह से इसे लागू किया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने की भी अनुमति मिल सकती है। बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से केंद्रीय मंत्रियों के दौरे की शुरुआत हो रही है। छत्तीसगढ़ आने वाले हैं आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। आज सुबह करीब 11:15 बजे वो रायपुर पहुंचेंगे। आपको बता दें, लगातार अलग अलग केंद्रीय मंत्री 10 आकांक्षी जिलों का दौरा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और सीधे रायपुर एयरपोर्ट से ही वो बीजापुर के लिए रवाना हो जाएंगे।
तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा था ज्योतिरादित्य सिंधिया आ चुके थे। अलग अलग मंत्री पहुंच रहे हैं। अलग अलग जिलों में किस तरह से केंद्र सरकार की योजना को क्रियान्वयन किया जा रहा है, ना सिर्फ योजनाओं के ऊपर बात कर रहे हैं बल्कि जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे सीधा संवाद भी कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, जमीनी हकीकत जान रहे हैं योजनाओं के, और उसके साथ ही जो कार्यकर्ता है वहां पर किस तरह से काम कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं। और आज इसी कड़ी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय रायपुर पहुंचेंगे और रायपुर से वो सीधे बीजापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। करीब 11:15 बजे वो रायपुर पहुंचेंगे और सीधे बीजापुर के लिए रवाना होंगे एयरपोर्ट से ही। चलिए बढ़ते आगे। केंद्र राज्य मंत्री का आज छत्तीसगढ़ दौरा है। वहीं आज से विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम भूपेश बघेल। हमने लगातार आपको जानकारी दी थी कि 4 मई से इसका आगाज होने जा रहा है और आज इसका आगाज सरगुजा संभाग से होगा। आज बलरामपुर के सामरी विधानसभा जाने वाले हैं सीएम भूपेश बघेल। सरकारी योजनाओं के कामकाज की जमीनी हकीकत देखेंगे, नब्ज टटोलेंगे, प्रशासन के कामकाज की भी फीडबैक लेंगे। और लगातार हम देख रहे थे कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं सीएम भूपेश बघेल के इस दौरे को लेकर के लगातार काम कर रहे हैं। पूरी वहां पर व्यवस्थाएं की जा रही है और माना जा रहा है कि एक सरप्राइज चेकिंग के तौर पर होगा। सीएम एट नॉन स्टॉप 90 विधानसभाओं में वो घूमेंगे, 90 विधानसभा क्षेत्रों में। माना जा रहा है कि मिशन 2023 से पहले जमीनी हकीकत वो टटोलेंगे और ये भी देखेंगे कि प्रशासनिक अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं और वहां के जो कार्यकर्ता है, विधायक हैं, उनका भी अब फीडबैक लेने की तैयारी हो रही है सीएम भूपेश बघेल के इस दौरे के साथ। चलिए कुछ दूसरी खबरों की तरफ रुख करते हैं। मिशन 2023 फतह के लिए पिछले चुनाव के मुकाबले 10% अधिक वोट हासिल करने की तैयारी में जुटी बीजेपी आदिवासियों के साथ महिलाओं को साधने का काम भी करेगी। ये नई जिम्मेदारी बीजेपी महिला मोर्चा को सौंपी गई है। अगर महिला मोर्चा ने लाडली लक्ष्मी बनी बेटियों के परिवारों की महिलाओं और स्व सहायता समूहों से जोड़कर आजीविका चला रही महिलाओं को पार्टी का सदस्य बनाने में सफलता पाली तो 10% से अधिक वोट हासिल करने का लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा और पार्टी की जीत आसान हो जाएगी। इस साल बीजेपी सरकार लाडली लक्ष्मी उत्सव मना रही है और प्रदेश में 43 लाख लाडली हो चुकी हैं। इन लाडली लक्ष्मी के परिवारों से संपर्क करने की महिला मोर्चा को जिम्मेदारी दी गई है। कार्य समिति में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि जब लाडली लक्ष्मी पार्ट 2 आएगा तो महिला मोर्चा की जो बहनें हैं वो प्रत्येक उन लाभार्थियों तक पहुंचे, वहां पे सरकार की योजनाएं किस तरीके से उन्हें प्राप्त हो रही हैं उसकी जानकारी उपलब्ध करें, जो वंचित परिवार हैं उनको जोड़ने का काम करें। तो ये सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। जो भी योजनाएं सरकार की हैं वो संगठन घर घर पहुँचाने का कार्य करता है। और एक अच्छी तस्वीर, यह तस्वीर लोगों को खूब पसंद आ रही है। बस्तर की तस्वीर है। तस्वीर सुकमा जिले के अति नक्सल प्रभावित इलाके से एक चिंता गुफा थाना क्षेत्र के करीगुंडम की है, जहां ग्रामीण बीजा पंडुम मना रहे हैं और गांव में आदिवासी संस्कृति के साथ नाच गानों के साथ ग्रामीण त्योहार मनाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान करीगुंडम के ग्रामीण और महिलाएं सीआरपीएफ, कोबरा, डीआरजी जवानों के कैंप पहुंचे, जहां जवानों के बीच गीत गाते हुए बीजा पंडुम मनाया गया। इस दौरान कैंप में मौजूद सीआरपीएफ के 185 बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी सच्चिदानंद मिश्रा, कंपनी कमांडर गौतम चंद्र राय और कोबरा 202 बटालियन की डिप्टी कमांडेंट सुबीर रॉय ने सभी ग्रामीणों का अभिवादन किया। शासन, पुलिस और प्रशासन के बीच इन लोगों ने कुछ समय बिताया और फिर समझा जा सकता है कि जो लगातार सरकार, प्रशासन और जो जवान है प्रयास कर रहे हैं उसी का ही नतीजा है कि अब इस तरह के बदलाव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सुंदर तस्वीरें हैं क्योंकि अक्सर इस तरह के क्षेत्रों से हम देखते हैं कि नक्सली हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। अति नक्सल प्रभावित इलाका है ये चिंता गुफा थाना क्षेत्र और करीगुंडम की तस्वीरें हैं, जहां पर बीजा गुंडम आप त्योहार देखिए कितने शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। लोक संस्कृति की यहाँ पर झलक देखने को मिली और खास बात यह है कि ग्रामीण सीआरपीएफ के भी कैंप पहुंचे और वहां पर जितने भी जवान थे, जितने भी ऑफिसर्स थे, कमांडेंट ऑफिसर्स थे, उनके साथ वहां पर इन्होंने त्योहार मनाया। समझा जा सकता है कि अक्सर हम देखते हैं कि जो जवान है और जो ग्रामीण है उनके बीच तरह की खबरें आती हैं, लेकिन बीजा पंडुम का ये जो त्योहार है वो जरूर कहीं ना कहीं एक बदलती हुई तस्वीर दिखा रहा है कि किस तरह से अब जो बातचीत की जा रही है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उससे ये बदलाव की तस्वीरें हमारे सामने नजर आ रही हैं। और आप देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ढेर सारी महिलाएं यहां पर पहुंची, इनके साथ ग्रामीण भी वहां पर पहुंचे और फिर उसके बाद कुछ इस तरह से ये पर्व मनाया गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का।
हद ये है कि ना तो आइसक्रीम बेचने वालों को और ना ही खाने वालों को इस बात का इल्म है कि दरअसल जानवरों की हड्डी वाली आइसक्रीम मार्केट में है। जिसे भी हमने इस बारे में बताया वो हैरान पड़ गए। ये बात सामने आई है कि स्ट्रॉबेरी, मैंगो, वनीला जैसी आइसक्रीम फ्लेवर्स को सॉफ्ट बनाए रखने के लिए जिलेटिन का यूज होता है। जिलेटिन से तैयार होने वाली आइसक्रीम नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में शामिल है, क्योंकि कई पुराने ब्रांड हैं जिनके बारे में किसी को जानकारी नहीं रहती और लोगों का भरोसा इस पर रहता है। लेकिन यही ब्रांड लोग ज्यादा खाना पसंद करते हैं और सर्च करने पर पता चला कि ये पुराने ब्रांड नॉन वेजिटेरियन है। देखिए रिपोर्ट। ये चीज़ तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा कि भाई जिलेटिन मिला हो उसमें और अपन उस चीज़ को ले रहे हो। कंपनियों को बिल्कुल बताना चाहिए। हाँ क्या भाई, हम लोग का जानने का अगर ऐसा कुछ रहता है। जो ब्रेक्स आते हैं, पैकेट आते हैं, उस पर लिखकर बताना चाहिए कि हम ये खिला रहे हैं आपको। आप ग्रीन टिक और रेड टिक में कंफ्यूज कर देते हैं कंज्यूमर को। इस प्रकार का भुगतान पब्लिक को करना पड़ता है। और उसमें मार्क भी लगा रहता है, ग्रीन मार्क और ब्राउन मार्क, वेज और नॉन वेज के लिए सब में लगा रहता है। कस्टमर पूछते भी हैं। अपना तो ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचते हैं, कंपनी का काम है, तो पूरा उसमें लेबलिंग होके आता है। आइसक्रीम के बारे में ये राय रखते हैं आजकल जो लोग उसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए उसके अंदर क्या मिक्स करते हैं, तो पब्लिक को मालूम नहीं होता है। इसलिए गवर्नमेंट के साथ साथ जो पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ हैं या जो आइसक्रीम प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। मानना है कि बिल्कुल भी जिलेटिन और कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स आइसक्रीम में ऐड नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे सबकी हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। कि गवर्नमेंट अप्रूव करती है, गवर्नमेंट को करना चाहिए कंट्रोल। प्रोडक्ट देखते हैं, परचेस कर लेते हैं। इसके लिए तो जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं चेकिंग के लिए, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पब्लिक में आने से पहले वो चेक करें। आइसक्रीम के बारे में चलिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोत। मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ। शुक्रिया कांक्षा।